आर्यन सिविल क्लास में आपका स्वागत है। मैं साइंस को लेकर पुनः उपस्थित हूँ, अविनाश कुमार मौर्य। तो देखिए, जहाँ तक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पाचन तंत्र के बारे में मैंने अपने पिछले 3 वीडियो में आहार नाल का भाग मुख गुहा, इसके बाद आपका ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये जो आहार नाल के मुख्य 5 भाग हैं, इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बता दिया है। इसके बाद आपके ग्रंथियों में जो लार ग्रंथि है, तो लार के भी बारे में मैंने पीछे उसको बताया है मुख गुहा के अंतर्गत, क्योंकि मुख में बताए थे दांत, जीभ, ओठ, लार, और वहीं पर हमने बताया कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियों से जो लार स्रावित होता है, जिसमें टैलिन एंजाइम होते हैं, उसके बाद उसी में लाइसोजाइम होता है, और इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है। अब आज हमको पढ़ना है यकृत ग्रंथियाँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यकृत ग्रंथियाँ। तो ध्यान दें, यकृत ग्रंथियाँ या यकृत ग्रंथि केवल कहें, यकृत ग्रंथि। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दें कि यकृत ग्रंथि, यकृत को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे इसी यकृत को कोई जिगर कहता है, तो इसी यकृत को कोई लीवर कहता है, तो इसी यकृत को कोई कलेजा कहता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि चाहे जिगर कहे कोई, चाहे लीवर कहे, चाहे कलेजा कहे, वही है आपका यकृत। चूँकि इसमें शब्द जुड़ा है ग्रंथि, तो ग्रंथि के बारे में मैंने बताया था कि हमारे शरीर का वह भाग जो एंजाइम या हार्मोन्स स्रावित करता है, उसको हम ग्रंथि बोलते हैं। तो यहाँ पर यकृत भी पित्त रस का स्राव करती है, इसलिए यह ग्रंथि भी क्या है, यकृत क्या है, ग्रंथि है। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दें, यकृत को कहा जाता है कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसके बाद ध्यान दें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो इसके बाद पढ़ाएंगे, अग्नाशय ग्रंथि। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो यकृत होता है, यदि उसका वजन देखा जाए तो वजन 1.5 से 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, मतलब कि 1.5 से 2 किलोग्राम इसका क्या होता है, वजन होता है। अब बात आती है कि भाई जो यकृत है, यकृत का कार्य क्या है। सबसे पहले इसके कार्यों को जानें कि यकृत का कार्य क्या है। तो सबसे मैंने पहले आपको बता दूं, यकृत का काम पहला है प्रोटीन का संश्लेषण। देखिए, यूरिया का भी संश्लेषण करता है और यकृत प्रोटीन का भी संश्लेषण अर्थात प्रोटीन का निर्माण करता है। तो बात आती है कि यह यकृत यदि प्रोटीन का निर्माण करता है, तो वह किस प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसमें आपको 2 प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण आएंगे। इसमें आपका कार्य में इसका है कि हिपैरिन जो प्रोटीन है, हिपैरिन प्रोटीन का यह उत्पादन करती है। हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन, हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन करती है कौन, यकृत। अब जो हिपैरिन प्रोटीन है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए कि भाई हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन यकृत करती है, तो उसका कार्य क्या है, तो आप समझिए हिपैरिन जो है
रक्त को थक्का बनाने से रोकता है, रक्त को थक्का बनने से रोकता है। कौन? हिपैरिन। हिपैरिन का निर्माण जैसे ही यकृत में होगा वह रक्त को थक्का बनने से रोकने लगेगा। अब इसके बाद आपको बता दें कि जब यह हिपैरिन का निर्माण करती है तो इसके अलावा एक और इसका बिल्कुल विलोम फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण करती है, या कह सकते हैं कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? यकृत। अब बात आती है कि फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है, इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का कार्य क्या है? तो यह फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जैसा कि पहले बताए कि हिपैरिन जो प्रोटीन है वह रक्त को थक्का बनाने से रोकता है, अब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है वह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यकृत में यह दोनों प्रोटीन क्या होते हैं? उत्पादित होते हैं, यकृत के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, अब आगे बढ़ते हैं कि यकृत का और कार्य क्या है। तो आप लोग एक प्रश्न बहुत सुने होंगे कि यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? यकृत करता है। यूरिया के संश्लेषण के बारे में कहा जाए तो देखिए, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन के पाचन में क्या होता है कि धीरे धीरे एमिनो अम्ल टूटता है, और जब एमिनो अम्ल टूटता है तो प्रोटीन के पाचन में एमिनो अम्ल के टूटने से अमोनिया गैस निकलती है। तो जब प्रोटीन के विघटन से अमोनिया गैस निकलती है तो उसी विषैले अमोनिया गैस को यकृत क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। और जब अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, इसीलिए कहा जाता है कि यकृत यूरिया का संश्लेषण करता है। देखिए, चलते हैं आगे। इस पाचन तंत्र में आप जो पढ़ रहे हैं यकृत में सबसे पहले ध्यान दें, हमने अभी बताया हिपैरिन और फाइब्रिनोजेन। इसके बाद यकृत ग्रंथि में हमने बताया कि यूरिया का संश्लेषण अर्थात यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। ये कार्य में यूरिया का संश्लेषण। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका यकृत का और कार्य क्या है? तो जितने विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, तो आप जानते हैं कि विटामिन ए, डी, ई, के, ऐसे यह विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, जिसको यह क्या करती है? संचित। ए, डी, ए, के, यह विटामिन ए, डी, ई, के, यह जितने वसा में घुलनशील विटामिन होती है सबको यह संचित करने का काम कौन करती है? यकृत। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि विटामिन ए कहाँ संचित होता है? ऑप्शन में दे देगा यकृत में, छोटी आंत में, आमाशय में या बड़ी आंत में। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि विटामिन ए, डी, ई, के ये संचित होते हैं यकृत में। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि विटामिन के अलावा और यह किसको संचित करता है? तो ध्यान दें, जो हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में
ग्लाइकोजेन के रूप में यह क्या करता है, संचित करता है। कौन? यकृत। तो यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल कर संचित करता है, बदल देता है और संचित करता है और संचित करता है। तो ध्यान दें, यहाँ पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है और संचित करता है। इसके बाद कहें तो जो मृत आरबीसी होता है, आरबीसी का मतलब आपको यहाँ पर बता दें, लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी जब मर जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीसी का आयुकाल अधिकतम 120 दिन और न्यूनतम 20 दिन होता है, अर्थात 20 से 120 दिन के मध्य यह कभी भी इनका मृत्यु हो सकता है। अधिकतम 120 दिन लिया जाता है। तो आरबीसी जब मर जाता है या उसका मृत्यु हो जाता है तो उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? यकृत। तो मृत आरबीसी को यकृत नष्ट कर देता है। यकृत क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं यकृत ग्रंथि के कार्य। तो यकृत के कार्य में आपको इससे पहले अभी बताए हैं फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण, जो रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। उसके बाद बताए हैं हिपैरिन प्रोटीन। हिपैरिन प्रोटीन का कार्य है कि जो रक्त का थक्का बन रहा है उसको रोकने में मदद करता है। इसके बाद इसके कार्य में बताए कि यूरिया का संश्लेषण। यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है? तो विषैले अमोनिया से। कह सकते हैं कि विषैले अमोनिया से NH3, विषैले अमोनिया से ही यूरिया का संश्लेषण यकृत करता है। बात आती है कि अमोनिया जो विषैला प्राप्त होता है यह कैसे प्राप्त होता है? तो बताए कि यह विषैला अमोनिया जो है, जब प्रोटीन का अपघटन होता है, जब प्रोटीन में उपापचय की क्रिया होती है तो वहाँ पर आपका विषैला अमोनिया निकलता है। यकृत उस विषैले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इसी क्रिया को यूरिया का संश्लेषण कहा जाता है। इसके बाद बता दिए कि जो विटामिन होता है ADE अर्थात एक तरह से कहे कि वसा में घुलनशील, उसको यह क्या करता है? संचित करता है। उसके बाद ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है, क्योंकि हमारे पास जो ऊर्जा संचित होती है वह ऊर्जा ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होती है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है और संचित करता है। फिर जो आरबीसी मर जाते हैं उनको यकृत क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसके बाद जानेंगे यकृत में ही क्या होता है? पित्ताशय। यकृत में होता है पित्ताशय और उस पित्ताशय से निकलता है पित्तरस। ध्यान दीजिएगा, यकृत में आपका पित्ताशय होता है, अब पित्ताशय से स्रावित होता है पित्त रस। तो यह जो यकृत है, यही यकृत जितना बाइलरुबिन होता है अर्थात ब्लड में पाया जाने वाला पित्त वर्णक पदार्थ होता है, उसको पित्त वाहिनियों के माध्यम से पित्ताशय में जमा करता है और वहाँ से पित्त रस निकलता है। और यह पित्त रस छोटी आंत के ग्रहणी में, छोटी आंत का बता चुके हैं, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी। तो बताए थे कि छोटी आंत का प्रारंभिक भाग ग्रहणी, उसी में यह पित्त रस जाता है, स्रावित होता है और उसके माध्यम से यह करता क्या है? तो भोजन को
अम्लीय से क्षारीय बना देता है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, क्षारीय बना देता है। ध्यान दें, जब पीत रस, चूंकि यह खुद क्षारीय होता है, पीत रस क्या होता है? क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान कहें तो 7.7 सामान्यतः होता है, नहीं तो 7.5 से लेकर 8.5 के मध्य होता है, जिसमें एक मानक ले लिया गया है कि पीत रस क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.7। और यह पीत रस जब यकृत से कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत के ग्रहणी में, तो वह चल करके भोजन में मिल जाता है और भोजन को अम्लीय जो रहता है, आमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है, बता चुके हैं HCl और किसके? जठर रस के कारण। इसके बाद जो भोजन अम्लीय होता है तो भोजन अम्लीय से क्षारीय बना देता है। कौन बना देता है? पीतरस। और यही पीतरस दूसरा कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या है? तो पीतरस छोटी आंत में एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है, तीव्र कर देता है। एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। तो यहाँ पर आप जानिए कि पीत रस का मुख्यतः 2 कार्य रहा। एक तो रहा कि वह छोटी आंत के ग्रहणी में प्रवेश करता है और भोजन जो अम्लीय होता है उस अम्लीय से क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे पाचन की क्रिया में आमाशय में भोजन अम्लीय होता है और वही भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत में जब उसमें पीत रस आकर मिल जाता है तो वह क्षारीय हो जाता है। तो पीत रस ही है जो भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। इसके बाद ध्यान दें, यदि यकृत की बात किया जाए तो यकृत में एक चीज़ होता है कि अगर कोई व्यक्ति जहर खाकर मर गया हो, अगर कोई व्यक्ति जहर खाकर के मर गया हो, तो अगर जहर खाकर मरा हो तो उसके सुराग का पता, जैसे पोस्टमार्टम होता है तो सुराग का पता किस अंग से लगता है? तो यकृत से। अगर कोई भी व्यक्ति जहर खाकर मरा है तो उसका सुराग का पता कहाँ से लगता है? यकृत से। तो यह सारी चीज़ें किस में होती हैं? यकृत में। कभी कभी पूछ देता है कि वसा का इमल्सीकरण कहाँ होता है, किसके द्वारा? तो मुख्य अंग के रूप में बताएंगे तो आप कहेंगे यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा वसा का इमल्सीकरण अर्थात पायसीकरण किसके द्वारा? यकृत के द्वारा होता है। तो आप इतना सारा चीज़ केवल यकृत ग्रंथि से समझे। यकृत ग्रंथि से मुख्य पित्ताशय या पित्ताशय से स्रावित होने वाला पीत रस। एक बार और ध्यान दीजिए एक बात, यकृत जो है, कभी कभी एक प्रश्न आता है कि लीवर के खराबी से, पहले ही बताए हैं कि यकृत को लीवर कहते हैं, लीवर के खराबी से या लीवर के द्वारा सही पाचन न होने से होता क्या है कि हमारे अंदर पीलिया नामक रोग हो जाता है। तो पीलिया का कारण क्या होता है? तो पीतवाहिनियाँ, पित्ताशय में पीतवाहिनियों के माध्यम से यकृत क्या करता है? तो रक्त में पाए जाने वाले बाइलरुबिन नामक पदार्थ को पित्ताशय में जमा करता है। लेकिन कभी कभी होता है कि जिन वाहिनियों के मार्फत पित्ताशय में, जिन पीत वाहिनियों के मार्फत पित्ताशय में जमा करता है, यदि वह पीत वाहिनियाँ ही
किसी कारण बंद हो जाए, तो उन पीत वाहिनियों के बंद हो जाने के कारण यह यकृत जो है बाइलरुबिन को पित्ताशय में ग्रहण नहीं कर पाता है। और नहीं कर पाने के कारण, जब नहीं करता है तो नहीं कर पाने के कारण बाइलरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। अब फैलने की वजह से आँख पीला, दांत कह रहे हैं, जीभ पीला हो जाता है, पूरा शरीर पीला हो जाएगा, जिसका लक्षण है पीलिया का। तो यहाँ पर आपका यह यकृत ग्रंथि रहा। इसके बाद आपका चलते हैं दूसरी ग्रंथि अग्नाशय पर। इसके बाद आपका दूसरी ग्रंथि है अग्नाशय। ध्यान दें, अग्नाशय को हमने बताया कि अग्नाशय यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। तो यहाँ पर आप जान गए कि पहले नंबर पर कौन है। तो यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि में जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, वहाँ पर मानव शरीर की प्रथम सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को बताए हैं। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे इसमें कि अग्नाशय जो ग्रंथि है, यह जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, यह अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ध्यान दें, अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी या वहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अंतःस्रावी भी ग्रंथि है और बहिस्रावी ग्रंथि है, अतः इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। बात आती है कि अंतःस्रावी जो हार्मोन का स्राव करते हैं, अंतःस्रावी किसका स्राव करते हैं? हार्मोन का। और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वह एंजाइम का। बहिस्रावी जो ग्रंथियां होंगी वो एंजाइम का स्राव करती हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन्स का स्राव करती हैं। अब बात आती है कि चूंकि अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। तो मिश्रित ग्रंथि का मतलब कि अग्नाशय हार्मोन्स का भी स्राव करेगी और अग्नाशय एंजाइम का भी स्राव करेगी। तो चलिए आपको बता दें कि अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशयी रस निकलता है, और यह अग्नाशयी जो रस है इसको हम पूर्णपाचक रस भी कहते हैं। पूर्णपाचक रस भी कहते हैं। पूर्णपाचक रस। बात आती है कि यह छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचाने का काम करता है अग्नाशयी रस, इसलिए इसको पूर्णपाचक रस कहते हैं। हाँ, यह किसका स्राव करता है? तो एंजाइम। अग्नाशयी रस में क्या होते हैं? एंजाइम। एंजाइम में आपके 3 एंजाइम होते हैं। पहला इसमें एंजाइम होता है आपका ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम होता है आपका एमाइलेज, और तीसरा एंजाइम आपका होता है लाइपेज। ध्यान दें, यहाँ पर 3 एंजाइम, यह 3 एंजाइम है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। यह तीनों एंजाइम
अग्नाशयी रस कहलाते हैं, जिनको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब बता दें आपको कि जो ट्रिप्सिन है इसका काम क्या है। तो यह प्रोटीन तथा पेप्टोन को, प्रोटीन तथा पेप्टोन को यह बदल देता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल में बदल देता है, एमिनो अम्ल। ध्यान दें, यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम है और वह प्रोटीन और तथा पेप्टोन को किस में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल में। इसके बाद जो एमाइलेज है उसको पीछे भी मैंने बता दिया है कि यह स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। बात आती है कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करेगा तो शर्करा को हम यहाँ पर माल्टोस लेते हैं, क्योंकि शर्करा कई होती हैं। तो यहाँ पर माल्टोस में क्या करता है, वह परिवर्तित कर देता है। इसके बाद लाइपेज है, यह वसा का पाचन करता है, अर्थात यह वसा को किस में बदल देता है, तो यह बदल देता है फैटी एसिड और एवं कह सकते हैं कि फैटी एसिड में एवं ग्लिसरीन में। तो यहाँ पर लाइपेज वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरीन में बदल देता है, एमाइलेज जो है स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, और ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो ध्यान दें, यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि जब अग्नाशय है तो उसमें मैंने एंजाइम के बारे में बता दिया। बहिस्रावी ग्रंथि होने की बात मैंने बता दिया कि एंजाइम में इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होता है। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों है अग्नाशय, तो इसमें यह हार्मोन का स्राव करती है। हार्मोन का स्राव करती है तो बात आती है कि कौन कौन सा हार्मोन, तो ध्यान दें, एक अग्नाशय का ही भाग है लैंगरहैंस द्वीपिका। लैंगरहैंस द्वीपिका अग्नाशय का एक भाग कौन सा है, लैंगरहैंस द्वीपिका। इस लैंगरहैंस द्वीपिका में अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, उसके बाद आपका गामा या डेल्टा कोशिका, गामा या डेल्टा कह दें कोशिका, या केवल गामा कोशिका भी कह सकते हैं, गामा कोशिका। तो आप ध्यान दीजिए, लैंगरहैंस द्वीपिका में 3 कोशिकाएं होती हैं। अल्फा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन होता है ग्लूकॉन। इसके बाद बीटा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन, और गामा कोशिका से निकलने वाला जो हार्मोन है यह होता है सोमैटोस्टैटिन। तो ध्यान दें, लैंगरहैंस द्वीपिका में यह 3 कोशिका, तीनों कोशिका से निकलने वाले यह क्या हैं, हार्मोन है। यहाँ पर आपको बता दें कि ग्लूकान जो है यह ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल देता है। इंसुलिन है, आप समझे हैं कि इंसुलिन रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है। जो ब्लड की शर्करा है, ब्लड का ग्लूकोज है, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, इंसुलिन। इसी इंसुलिन की कमी होने पर, यदि इंसुलिन की कमी हो जाए, उसका स्राव में कमी हो जाए, तो उसकी कमी से होने वाला रोग है आपका शुगर या डायबिटीज़ या मधुमेह। यह इंसुलिन की कमी से होता है।
अगर बात आ जाए कि इंसुलिन की अधिकता से, तो इंसुलिन की अधिकता से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। इसी प्रकार पूछा जाता है कि इंसुलिन का खोज किसने किया था, तो आप बता सकते हैं वेटर और वेस्ट ने सन 1921 में इंसुलिन का खोज किया था। इसके बाद जो सोमैटोस्टैटिन है, सोमैटोस्टैटिन जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। यह जो सोमैटोस्टैटिन है भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। तो बात आती है कि स्वांगीकरण, तो स्वांगीकरण का मतलब पचे हुए भोजन का अपने शरीर के उपयोग में लाना स्वांगीकरण कहलाता है, और उसी के समय को बढ़ाने का काम करता है सोमैटोस्टैटिन। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि की बात है, जब मैं ग्रंथि चैप्टर लेकर आऊँगा फिर उसमें इस अग्नाशय ग्रंथियों के बारे में, जो इसमें इंसुलिन का कार्य है, इंसुलिन में बहुत प्रश्न छुपा हुआ है, सोमैटोस्टैटिन में भी कई प्रश्न छुपे हुए हैं। अभी इसकी सारी जानकारी मैं जब ग्रंथि चैप्टर पढ़ाऊँगा, इसके बाद जब ग्रंथि चैप्टर लेकर आऊँगा उसमें पूरा आपको डिटेल बताया जाएगा। पाचन से संबंधित 3 ग्रंथियाँ थी, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो पाचन के संदर्भ में मैंने इन ग्रंथियों को बता दिया, लेकिन यह जानिएगा कि अभी अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित बहुत सारा चीज़ बाकी है, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।